देखिए अक्षांशीय रेखाएं देशांतर रेखाओं से अलग हैं। पहली चीज डेफिनेशन ही आपने देख ली थी, अक्षांशीय रेखाओं को हम कौन सी रेखा, आड़ी, और देशांतर को खड़ी रेखा के रूप में जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे किसकी, देशांतर रेखाओं की, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो ऐसे खींची गई हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, पर ये रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब मिलती हैं। ऐसे ड्रॉ किया गया इन्हें। तो आपसे पूछा जाता है कौन सी रेखाएं एक दूसरे को ध्रुवों पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो देशांतर रेखाएं, और एक दूसरे के समांतर होती है वो कौन सी हैं, अक्षांशीय रेखाएं, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। पर अगर आप देशांतर को, लॉन्गिट्यूड को मानचित्र पर देखोगे तो कैसी दिखेंगी, ये समांतर ही दिखेंगी, क्योंकि मानचित्र पर इन्हें जब ड्रॉ किया गया है तो इनके बीच की दूरी को क्या रखा गया है, कांस्टेंट। इनके बीच की दूरी रखी गई है 111.3 किलोमीटर, कहीं पे भी नाप लो भले, 111.3 किलोमीटर। और वहां पर कितनी थी डिस्टेंस, 111 किलोमीटर थी, यहां पर 111 किलोमीटर 0.3 किलोमीटर होती है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। 1 डिग्री के अंतराल से इन्हें भी ड्रॉ किया गया, ये 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। कितनी डिग्री है, 180 पूर्व में और 180 का पश्चिम में, जिसकी वजह से इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 360। देशांतर रेखाओं की संख्या पूछी जाए आपसे तो उनकी संख्या कितनी है, 360। तो सबसे पहले ये भी काल्पनिक रेखाएं हैं, पर कैसी काल्पनिक रेखाएं, लंबवत रेखाएं, ठीक है। कैसी रेखाएं हैं, लंबवत, वर्टिकल लाइंस हैं। ये ध्रुवों पर एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद। मानचित्र पर कैसी होती हैं, समांतर, ग्लोब पर प्रतिच्छेद करती हैं, मानचित्र पर समांतर होती हैं। इनकी संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो 360। इससे समय को डिफाइन किया गया है, इसीलिए देशांतर रेखाओं के साथ समय के कॉन्सेप्ट को रिलेट करना है। 360 डिग्री बराबर कितना होता है वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो कितना होता है, 24 घंटे। कितना होता है, 24 घंटे। तो अगर आप 100-150 किलोमीटर आगे बढ़ोगे ना, 100-150 आगे किलोमीटर जाओगे, तो आप ये देखोगे कि 4-5 मिनट समय चेंज हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि 100-150 किलोमीटर की रेंज में आप देखते हैं 1 डिग्री का अंतराल आ जाता है। कितने डिग्री का अंतराल, 1, क्योंकि दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी कैलकुलेट की गई है, 111.3। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इन फैक्ट्स में। फिर टाइम के साथ लॉन्गिट्यूड्स का क्या रिलेशन है, लॉन्गिट्यूड, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, 360। तो इनकी मदद से टाइम जोन में बांटा गया है पूरी पृथ्वी को, कितने टाइम जोन में, 24 घंटे। तो 360 डिग्री बराबर होता है 24 घंटे, प्लस 15 डिग्री होता है बराबर किसके, 1 घंटे के, और 1 डिग्री बराबर होता है किसके, 4 मिनट के। इसके साथ हम भारत के मानक समय को कैलकुलेट, रिलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर। कौन सी रेखा है, पूर्वी देशांतर। तो 82 को 15 डिग्री से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 5, और 7 डिग्री के लिए समय कितना हो जाएगा, 28, और आधे डिग्री के लिए 2, तो टोटल 30। तो भारत का मानक समय है कितने, 5.5 घंटे, है ना, जिसे कहते हैं हम +5:30 GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। तो इसको रिलेट वापस करेंगे जब हम हमारे भारत के मानक समय रेखा पर वर्क करेंगे। इस रिलेशन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, देखो 15 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 डिग्री किसके बराबर होता है, और 360 डिग्री बराबर किसके, 24 घंटे। रख लेंगे याद। अब महत्वपूर्ण देशांतर रेखाओं की बात कर लें। सबसे पहली लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है हमारे लिए बहुत खास है, उसी से पूरी पृथ्वी पर आप देखते हैं समय को रिलेट किया जाता है, क्योंकि आप कभी भी समय बताओगे किसी भी देश का तो आप GMT यूज करोगे। तो GMT का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब ग्रीनविच पर जो समय है उससे आगे है या पीछे है, ये बताने के लिए इस रेखा को ड्रॉ किया गया है, और इसका नाम क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री देशांतर। मैप में इसे हम लोकेट कर सकते हैं, ये रही, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर का नाम 0 डिग्री देशांतर क्यों है, क्योंकि यहीं से इन देशांतर रेखाओं को क्या करना स्टार्ट किया, ड्रॉ करना स्टार्ट किया। देखो 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 15-15 डिग्री के अंतराल पे है कि नहीं है,
है, तो लगभग 12 घंटे इधर और 12 घंटे ही कहां मिलेंगे आपको, इधर। तो हो गए ना 24 घंटे पूरे। तो 360 डिग्री बराबर होता है किसके, 24 घंटे के। प्लस ये जो 0 डिग्री देशांतर है पूरे पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। जैसे 0 डिग्री अक्षांशी रेखा क्या कर रही थी, पूरी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट रही थी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। यहां पर भी यही हो रहा है, 0 डिग्री देशांतर पूरी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट रही है। पहला गोलार्ध कौन सा है, पूर्वी गोलार्ध है ना, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये कौन सा गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। भारत कौन से गोलार्ध में आता है, उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी, उत्तरी गोलार्ध में आता है। और अगर यहां से देखोगे तो पूर्वी गोलार्ध में कि पश्चिमी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। तो आप जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो वहां पे आप ये चीज देखोगे, भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भारत की स्थिति कौन सी है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। देख रहे हैं, ये नॉर्थ वेस्ट है, ओके, ये नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व, यहां पे है भारत। रखेंगे याद। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन। और ये जिस जगह से गुजरी है उस जगह से भी इसे रिलेट किया जाता है। जगह का नाम क्या है, ग्रीनविच। ये ग्रीनविच एक विलेज है, गांव है, गांव का नाम है, लंदन में, लंदन के पास में एक गांव है ग्रीनविच, वहां से लाइन गुजरी है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है ग्रीनविच लाइन। रखेंगे याद, नहीं तो इसे क्या कहा गया है, प्राइम मेरिडियन, मध्याह्न रेखा। इसी से आपके एएम और पीएम का कॉन्सेप्ट भी जुड़ा है, एएम और पीएम। पीएम का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियन। क्या है फुल फॉर्म, पोस्ट मेरिडियन, मतलब मेरिडियन के बाद। मेरिडियन मतलब कौन सी, 0 डिग्री। तो अगर पीएम लिखा है तो मतलब वो कहां है टाइम, 0 डिग्री से पूर्व में, पोस्ट मेरिडियन। और अगर एएम लिखा है तो एएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी मेरिडियन। क्या होता है, एंटी मेरिडियन। तो 0 डिग्री से पहले का समय लिखते हो ना, 11 AM 11 PM। तो अगर 11 AM लिखा है तो मुझे 0 डिग्री से कहां जाना पड़ेगा, पूर्व पश्चिम दिशा में। और कितने डिग्री तक वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, लगभग कितने, 11 घंटे। अगर ट्रेवल करना है मुझे तो 150 डिग्री के उधर जाना पड़ेगा। और अगर 11 PM लिखा है मतलब मुझे 150 डिग्री के पूर्व में जाना पड़ेगा, तब जाके ये समय मुझे मिलेंगे। अब एक अगला टर्म, इससे किस दिशा में जाने पर समय आगे बढ़ता है और घटता है। तो देखिएगा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से पूर्व में जाने पर, किस दिशा में, पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है। टाइम जैसे 12 बज रहे हैं तो 1 बज जाएंगे, 2 बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे, 4 बज जाएंगे, ठीक है। पर इससे पश्चिम दिशा में जाने पर समय घटता है। समय क्या होता है, घटता है। मतलब जैसे 12 बज रहे हैं दोपहर के तो 11 बज जाएंगे सुबह के, 11 AM, ठीक है, 10 AM, 9 AM, है ना, 8, ऐसे समय घटेगा। तो ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि मध्याह्न रेखा से पूर्व दिशा में जाने पर समय, है ना, बढ़ता है घटता है, उतना ही रहता है। तो क्या होता है समय पर, समय बढ़ता है। तो 0 डिग्री देशांतर के बारे में फैक्ट्स याद रखेंगे। अब है 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा। 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर जो रेखा है ये है भारतीय मानक समय रेखा। देखिएगा ध्यान से, ये लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरी है, इलाहाबाद के नैनी नामक गांव से। इलाहाबाद यूपी में है, इलाहाबाद के नैनी नामक गांव से रेखा गुजरती है। लगभग बराबर डिस्टेंस मिल जाती है हमें दोनों तरफ, पूर्व में भी और पश्चिम में। हालांकि हमें 2 मानक समय की जरूरत है। कितने, 2, क्योंकि भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार बहुत ज्यादा है। एक मानक समय होने की वजह से एक समस्या होती है पूरे भारत में, क्या, कि जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पे, आपको पता है सूर्योदय कितनी बजे हो जाता है, 4 बजे। रात को 4 बजे सूर्योदय हो जाता है, कहां पे, पूर्व में। और पता है पश्चिमी पॉइंट पे यहाँ पे सूर्य अस्त कब तक होता है, 8 बजे तक। गुजरात जाओ आप,
8 बजे आपको सूर्यास्त देखने को मिलेगा, क्योंकि मानक समय डिफाइन किया गया इस लाइन के हिसाब से। मतलब जब सूर्य की किरणें यहां पे लंबवत होती हैं, बिल्कुल सिर पे होते हैं, तो उस टाइम को क्या माना 12। पर उस समय क्या इतनी दूर सूर्य की किरणें सिर पे होती है क्या लंबवत? वो तो कहां निकल चुका है आगे, तो समय आगे बढ़ चुका है। यहाँ पे सूर्यास्त भी 4 बजे हो जाता है, शाम को 4 बजे अंधेरा। ठंड में तो 4 साढ़े 4 बजे अंधेरा हो जाता है। कहां पर? उत्तर पूर्वी है भारत में, ये उत्तर पूर्वी भारत है ना। यहाँ पे ऑफिस, सरकारी ऑफिस का काम चलता रहता है, रात में भी वहां पे अंधेरा हो जाता है तब भी। इसीलिए वहां के लोग मांग कर रहे हैं अलग समय रेखा की, ताकि वो उस समय रेखा के हिसाब से चल सकें। पर भारत में ये समस्या है, भारत में अभी भी बहुत सारे लोगों को टाइम लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं पता। अभी रेलवे जैसे टाइम डिफाइन करे कि भाई कौन सी ट्रेन कब आती है, तो बस इतना ही बोलता है 13:10 पे आ जाएगी, तो आप समझ जाते हैं। तो 13:15 पे आप घर से चलते हैं। यही है इंडिया में तो लोगों की स्ट्रेटेजी कि भाई अगर ट्रेन है तो लेट तो होगी ही होगी, टाइम पे पहुंच के करना क्या है, कम से कम 5-10 मिनट लेट चलते हैं ताकि समय पे पहुंच जाए, वहां इंतजार ना करना पड़े। अब अगर भारत में 2 मानक समय होते, 2 मानक समय होते, तो आपको अगर आप यहां हो पूर्व में और यहां पश्चिम में हो तो उस चीज का ध्यान रखना पड़ता। वो मैडम है ना जो स्टेशन पे वो अनाउंस करती है ऐसे, ठीक है, कि भोपाल से चलकर शुजालपुर होते हुए इंदौर को जो जाने वाली ट्रेन है, ठीक है, वो पूर्वी भारत मानक समय के अनुसार 13:15 पे आएगी, और पश्चिमी मानक समय के हिसाब से 14:10 पे आएगी। अब सामने वाला कंफ्यूज कि जाऊं कब, है ना, 2:30 बजे जाऊं कि 1:30 बजे जाऊं, ट्रेन कब आएगी। अब वो जाएगा और उसको पता चलेगा वो तो कल आएगी ट्रेन, आज तो आएगी ही नहीं। तो इस समस्या की वजह से कि भारत में इस कॉन्सेप्ट की अवेयरनेस बहुत कम है। आप देखो, आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है, पर आप में से कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट को पहली बार पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ये हमारे स्कूलिंग का ड्रॉबैक है कि भाई स्कूल्स में ऐसे कॉन्सेप्ट्स को बच्चों को सिखाया जाता है। बच्चों को घड़ी देखना सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? घड़ी देखना, चौथी पांचवी के बच्चों को। पर उसके बाद जब वो 9वीं 10वीं में होता है, 11वीं 12वीं में होता है, एक बार इन टाइमलाइन के कॉन्सेप्ट्स को समझाना चाहिए, क्योंकि अगर ये जब तक समझेगा नहीं तब तक इन चीजों को कैसे डिफाइन कर पाएगा। और उस वजह से आपको बाद में फॉरेन जाते हो तो बहुत दिक्कत आती है, पहली बार देखने को मिलता है। वहां पर ट्रेवल करते हो तो देखने को मिलता है। मैं गुजरात गया तो मैंने गुजरात में जब ये प्रैक्टिकल चीज देखी तो मेरा दिमाग भी खराब हो गया कि क्या हो रहा है। पर पता हो तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है, और वहां पे जो बत्ती दे वो फिर झेलना पड़ता है। जैसे ज्योग्राफी ना पता हो, मैंने बताया होगा ना एक ट्रेन का इंसिडेंट, जैसे ट्रेन में दुनिया भर का ज्ञान बढ़ता है, सबसे ज्यादा रायचंद आपको ट्रेन में मिलेंगे, और सबसे ज्यादा जो कॉर्नर ये खिड़की की सीट पे बैठते हैं, ये पूरे गैंग बन के निकलती है। और एक दरवाजों पे जो भीड़ के समय एक ज्ञान बांटता है आदमी, वो तो यूनिक ही होता है। अब मैं भी स्टूडेंट ही था, दिल्ली वगैरह आना जाना लगा रहता था, तो मालवा से जा रहा था दिल्ली के पहले का एक जोन की भाई आ रहा हूं जा रहा हूं, मैं कंफर्म नहीं कि आ रहा था कि जा रहा था, पर एक इंसिडेंट कंफर्म है कि एक भाई साहब बैठे थे जो लंबी लंबी दे रहे थे, ठीक है। वो बहुत घूमने फिरने वाले व्यक्ति रहे होंगे, किसके अनुसार? उनके साथी गणों के अनुसार, कि यार ये बहुत घूमता फिरता है आदमी। तो अपने बगल वाले को अपना लेटेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि अभी मैं पंजाब गया था, पंजाब में अमृतसर घुमा मैं, बहुत बढ़िया। पंजाब में अमृतसर किराने क्या बीच पे मजे आते हैं, बस पड़े रहो दिन भर। अब जो बगल वाला है वो झेल रहा है कि हाँ मैं भी कभी जाऊंगा, तो कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाते हैं, ये वो, क्योंकि उसको मालूम नहीं है, नॉलेज नहीं है, क्योंकि उसने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी। अगर जिसने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो तुरंत समझ जाएगा ना कि भाई पंजाब तो लैंडलॉक है, चारों ओर से किससे घिरा है? जमीन से। वहां कहाँ समुद्र आ गया, बीच आ गया। पर नहीं पता ज्योग्राफी तो बोले जाओ कुछ भी, किसी को कोई फर्क तो पड़ता है नहीं। तो ज्ञान बांटे जा रहे हैं और अपन ऊपर सुन रहे हैं, और अंदर है ना सुन के अनुभूति हो रही है परम सुख की कि ये है इंडिया का स्किल। ऐसे ही लोग तो बेच जाते हैं 10 रुपए का सामान लोगों को 100 रुपए, फिर वो व्यक्ति सोचता है मैं सामान का करूं क्या, खरीद लेता है 100 में भी, जिसे जरूरत नहीं उसको। सेल्समैन होते हैं वो अच्छे। तो यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? कितने मानक समय की जरूरत है भारत को? 2, पर अभी कितने हैं? 1। जल्दी सुनोगे, अगर वापस से मोदी जी को आपने जिताया तो हो सकता है वो इस समस्या का भी क्या कर दें? निराकरण। बहुत सारी समस्याएं दूर कर दी ना उन्होंने आपकी, तो इस समस्या का निराकरण भी आपसे
हो सकता है जल्दी। तो इस 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? भारतीय मानक समय रेखा। ये नैनी नामक गांव से गुजरती है। प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम चेंज हो चुका है ना, प्रयागराज, वहां से गुजरती है। और भारतीय मानक समय क्या निकल कर आता है इसके अनुसार? 5:30 GMT। तो 5:30 कैसे आया है याद आएगा? किससे आया है? इस डिग्री से। 82 सही 1/2 डिग्री को आप टाइम में कन्वर्ट कर लो, समय क्या हो जाएगा? 5.5 घंटे। प्लस क्यों आया है? ये पूर्व की वजह से। और जीएमटी क्यों लिखा है? ग्रीनविच रेखा से हम 5.5 घंटे कहाँ हैं? पूर्व दिशा में आगे, इसीलिए प्लस 5:30 GMT। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की, इंटरनेशनल डेडलाइन। सबसे पहले तो ये 180 डिग्री देशांतर है, ठीक 0 डिग्री के पीछे। पृथ्वी गोल है ना, तो हमने जब 0 डिग्री को खींचा तो जस्ट इसके पीछे तो एक और रेखा खींची गई है 0 डिग्री के जस्ट पीछे। उस रेखा का नाम क्या है? 180 डिग्री देशांतर। ये रेखा सीधी ना होकर कैसी है? जिगजैग। क्योंकि बहुत सारे देशों ने समय के कंफ्यूजन को, क्या कंफ्यूजन? तारीख को लेकर कि भाई वो 1 अप्रैल में है कि 2 अप्रैल में, डेट ऐसे लिखते थे। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ दिया, अपने देश से उसको बाईपास करवा दिया। कुछ ऐसी है ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जिगजैग। प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। किससे गुजरती है? प्रशांत महासागर से। जानबूझ के इसे प्रशांत महासागर में ड्रॉ किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा देशों को इसके प्रभाव से बचाया जा सके। बचाया है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने आपको इसके प्रभाव से। नहीं तो आप भी कंफ्यूज रहते कि सोमवार है आज की मंगलवार, आप लिखते सोम मंगलवार, मंगल बुधवार, है ना, बुध गुरुवार, गुरु शुक्रवार, है ना, शुक्र शनिवार, शनि रविवार, रवि सोमवार, पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है। देखिए इसको प्रैक्टिकली। अब इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का कॉन्सेप्ट ये है कि जब इसे पार किया जाता है तो डेट चेंज करनी पड़ती है। क्या चेंज करनी पड़ती है? डेट। अब ये कौन सी डायरेक्शन है? पूर्वी डायरेक्शन है। और ये कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट। तो अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो, है ना, पूर्व से कहां जा रहे हो? पश्चिम, या पश्चिम से कहां आ रहे हो? पूर्व, तो समय पे क्या प्रभाव पड़ता है वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिएगा, जब आप पूर्व की ओर बढ़ते हो, कहां बढ़ते हो? पूर्व की ओर, तो जो समय है वो क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है। मतलब आप सोमवार में हो ना, आप सोमवार में हो ना, तो आप संडे में चले जाते हो। कहां चले जाते हो? संडे में। और अगर हाँ आप संडे में हो अगर, तो आपको कहां फेंक दिया जाता है? जाके मंडे में। तारीख पे भी यही प्रभाव पड़ता है। जैसे आज क्या है? तारीख 10। क्या है? तारीख 10। आप जब यहां पे जाओगे तो हो जाएगी तारीख 9। कितनी तारीख हो जाएगी? 9। तो देखो क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब मैं पश्चिम की ओर जा रहा हूं तो डेट क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जब मैं पूर्व की ओर आ रहा हूं तो डेट क्या हो रही है? घट रही है। यही हुआ था उस फ्लाइट के साथ जिसकी मैंने अभी बात की। उस फ्लाइट ने टेक ऑफ कब किया? 1 जनवरी 2017 को टेक ऑफ किया फ्लाइट ने। वो लैंड कब हुई? 31 दिसंबर 2016 को, क्योंकि उसने इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर लिया था। ऐसे कहां आए थे? तो वो मैंने बताया था टाइम का कॉन्सेप्ट कि भाई जब कोई व्यक्ति मुंबई से लंदन जाता है तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार थोड़ी करेगा। आप जब मुंबई से जाओगे तो ये रहा लंदन, सॉरी ज्यादा दूर कर दिया, पास में ही है, 1 घंटा ज्यादा लग जाएगा। ये रहा, तो आप तो इसी उसमें हो ना। आपने कहा बीच में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार किया। अब जब कोई बंदा मुंबई से 4 बजे चलता है, ठीक है, 3 घंटे की फ्लाइट है, तो लंदन कितनी बजे पहुंच जाता है? उसी दिन कितनी बजे? 1 बजे। क्योंकि जब वो यहां से चला तब उस समय वहां टाइम क्या था? लंदन में 10 बज रहे थे, सुबह के 10। तो 3 घंटे की फ्लाइट के बाद समय कितना हो जाएगा? 1। और यहां के हिसाब से घर वाले तो डिनर विनर करके सोने की तैयारी में होंगे और फोन लाएंगे, और बेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो बोलेगा नहीं कि अभी तो लंच करूंगा, पहुंच तो गया हूं पर अभी क्या करूंगा? लंच। देखिए हमने तो डिनर कर लिया, बढ़िया, आज तो गाजर का हलवा बनाया था, खा के सो रहे। मैंने कहा ठीक है आप सो, मैं देखता हूँ कोई पार्टी वार्टी अभी शाम को कहीं है।
समझ में आया यहां तक? तो ये चीज आपसे पूछी जाती है कि कैसे किस रेखा को पार करें तो समय पर या तिथि पर प्रभाव पड़ेगा। समझ गए? अब अभी तक हमने जो ज्योग्राफी में चीजें डिस्कस कर ली हैं उनसे रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं कैसे लैंग्वेज में पूछे गए थे उन पे वर्क कर लेते हैं। और सिस्टम आपको रूल तो मैंने आपको बताया है अभी, 1 by 1 एक एक स्टूडेंट को मौका मिलेगा, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करें, है ना? चलिए, तो सबसे पहले मेंटली रेडी हो, बढ़े आगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए। और किसी को बोलना नहीं है, जिससे पूछा गया है सिर्फ उसी की जवाब की अपेक्षा है मुझे कि वही जवाब दें। बताइए भाई, क्वेश्चन है बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड, बिग बैंग सिद्धांत पढ़ा था हमने। ओके, बताइए क्या है सही जवाब? ब्रह्मांड कह रहे हैं भाई, ये क्या सही है? सही है। बिग बैंग थ्योरी जो कि एफ जॉर्ज लेमेंथन ने प्रस्तावित की थी, उन्होंने यही बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो बिग बैंग थ्योरी का संबंध है किससे? ब्रह्मांड से। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ब्लैक होल शब्द हमने सुना है फिजिक्स में भी और ज्योग्राफी में भी। बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताते चलो, टाइम कम है। कौन सा? ए बी सी डी बोल दो चलेगा। कौन सा वाला? ए वाला? जोर से थोड़ा, मुझ तक आवाज आ जाए। आपको सरकारी नौकरी करनी है, देखो, है ना, लड़ना पड़ेगा, 10 तरह के लोगों से डील करनी है। कौन सा? डी वाला? ओके, क्या डी सही है? गलत है, सी वाला सही है। एस चंद्रशेखर सीमा देखी थी ना, उन्होंने तो बताया था कि ब्लैक होल कब बनेगा? जब तारे में विस्फोट होगा। और विस्फोट किस तारे में होगा? ये चंद्रशेखर सीमा ने डिफाइन किया है। समझ पाए? आप आपके आंसर्स कैलकुलेट करते चलना कि सर इतने क्वेश्चन आए, मुझे सबके जवाब पता थे, लास्ट में पूछूंगा मैं, बताओगे ना कि इतने सारे क्वेश्चंस आए, बन रहे हैं अगर, तो पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ रहे हो, आपको याद रह रहा है। अगर नहीं बन रहे हैं तो चिंता का विषय, रिवीजन करने की जरूरत है। जीएस सुनते हैं ना, जब बहुत आसान लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जब जीएस आता है ना 90% बच्चे उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, हल्के में लेते हैं उसको। और मैं बता दूं, उसी की वजह से सिलेक्शन भी रुके हैं बच्चों के। हल्के में मत लो उसे। रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एंड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। कोई सा भी क्वेश्चन हल्का नहीं होता, मामूली नहीं होता। अगला क्वेश्चन आपके लिए, बातें नहीं, मुझे सुनाई देता है आपका आंसर, और थोड़ा जोर से बोलना है ना, ताकि मुझ तक आवाज आए। कौन सा वाला? बी वाला? कोपरनिकस ने बताया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। कौन सा सिद्धांत है ये? हेलियोसेंट्रिक, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था कोपरनिकस ने। एक भू केंद्रीय सिद्धांत था, उसको नकारा गया था ना इसके बाद। तो आंसर क्या है? बी इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ऑप्शन ए गलत है। मैंने अभी कहा रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ऐसे नहीं होता, रोकते मत खिलाओ, एक बार हो गया तो हो गया। ओके, हमने देखा था कॉस्मिक ईयर का कॉन्सेप्ट कि भाई सूर्य भी स्थिर नहीं है, वो भी हमारी आकाशगंगा के क्या कर रहा है? चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। तो उसे कितना टाइम लगता है? 25 करोड़ साल। तो मैं क्या करूं? यही तो होता है, यही बच्चे हैं, यही वो लोग हैं, ध्यान से देख लो आप, यही वो लोग हैं जब पूछा जाता है ना महात्मा गांधी की पत्नी का नाम, पुतलीबाई लगा के आते हैं। जल्दबाजी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? जल्दबाजी। जल्दबाजी नहीं करनी, समय लो पूरा। कभी कभी बी और सी दोनों सही होते हैं, डी ऑल ऑफ द अबाउ, और आप खाली ए ऑप्शन पढ़ रहे हो और जवाब दे रहे हो। तो राहुल निगम की तरह आपको जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से, टाइम मिल रहा है ना, 30 सेकंड तो लो और फिर जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े।
बताइए भाई, क्या है? ए गलत है। तारे के रंग को हम किसके सूचक के रूप में देखते हैं? ताप। टेम्परेचर पता चलता है कि उस तारे का तापमान कैसा है, किसको देखकर? रंग को देखकर। कितने लोगों का सही था? आसान था, मतलब क्वेश्चन समझ जाओ। मिस्टेक कहां हो रही है? रिवीजन नहीं कर पा रहे। लिटरली बताओ कितनी बार रिवाइज किया? पहला दिन है, मुहूर्त ही खराब। कौन सा बोला था आपने? डी बोला था? यूं मोबाइल में बैलेंस नहीं है, और ये तो भारी समस्या है। अंबानी जी को बोलना पड़ेगा, है ना? अभी क्लास के बाद कोई दिक्कत नहीं है, अंबानी जी से मीटिंग है अपनी, तो जियो फ्री करवाते हैं, ठीक है? कि भाई स्टूडेंट्स को, CCC स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है, मैं तो फ्री करवाऊंगा। बात कर रहे हैं, इतना टाइम वेस्ट करूंगा तो इतने छोटे से रिचार्ज के लिए क्या डिस्कस करना कि 50-100 रुपए ना, फ्री करो, खत्म करो, बढ़े आगे। वाईफाई की स्पीड बढ़ा देंगे तो लिमिटेड रेंज मिलेगी, घर चल जाओगे तो काम कैसे चलेगा? मोबाइल फ्री करा दो ना। मोबाइल तो समय 24 घंटे जेब में रहता है, सोते भी मोबाइल लेके ही हो जेब में। कौन सा वाला? बी वाला। 21 जून तो हमने डिस्कस किया था, ये तो आना ही नहीं है, इसको तो ध्यान रखें। ये तो अलग कॉन्सेप्ट है सॉलिस्टिस का, संक्रांति का, वहां तक अभी नहीं पहुंचे। अभी तो हम एपीलियन पेरिलियन में है। क्या है सही जवाब? 3 जनवरी। मैंने कहा था जनवरी का पहला सप्ताह और जुलाई का पहला सप्ताह। एग्जाम में डेट वेरी मिल सकती है, ऐसा नहीं होगा कि एग्जामिनर 3 जनवरी को कि 4 जनवरी को कि 5 जनवरी को ऐसा पूछेगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की सबसे कम दूरी होती है कब? 3 जनवरी को, ठीक है? और अधिकतम दूरी होती है जुलाई को, ठीक है? 4 जुलाई को, तो पहला सप्ताह जुलाई, पहला सप्ताह जनवरी, ये याद रखना है। अगेन रिवीजन नहीं कर रहे, दिक्कत आ रही है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपके लिए। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। कौन सा वाला? डी वाला। गलत है जवाब, ठीक है? हालांकि ये क्वेश्चन जिस एग्जाम में आया था, उस क्वेश्चन एग्जाम में इसे बोनस दिया गया था, है ना? बोनस दिया गया था इन द सेंस इसे एग्जाम पेपर में से हटा लिया गया था क्योंकि इसके ऑप्शन गलत है। प्लेनेट की जगह यहां पर इंग्लिश में आता कॉन्स्टलेशन, सुना है ना? तारामंडल। तो नक्षत्र हिंदी तो दिया है, पर इंग्लिश में क्या है? गलत। इसीलिए एग्जाम ने इसे बोनस कर दिया गया। क्या कर दिया गया था? बोनस। तारामंडल एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह, जैसे सप्तऋषि तारामंडल है। नक्षत्र है, क्या है? नक्षत्र। तो बी आंसर है इसका, ओके? सौर मंडल कैसे डिफाइन करेंगे? एक निश्चित आकृति वाले तारों के समूह। हमारे सोलर सिस्टम में तो एक ही तारा है बेचारा, छोटा सा, है ना? सूर्य। तारे कहां है? सौर मंडल तो बहुत गलत जवाब। ए, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो प्लूटो तो ग्रह ही नहीं है, प्लूटो तो ग्रह ही नहीं है, ठीक है? प्लूटो ग्रह है क्या? नहीं है ना? बोना ग्रह है वो तो, सबसे बड़ा बोना ग्रह प्लूटो। तो जल्दबाजी नहीं करनी, आज 8 ही ग्रह हैं, 9 नहीं है, तो प्लूटो को तो ग्रह की परिभाषा से हटा दिया गया है। तो उन 8 ग्रहों में सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। कौन है? बुध। सही जवाब है डी। अगेन रिवीजन नहीं कर रहे, रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं कर रहे हो ना? उसी का तो प्रभाव है कि इजी क्वेश्चन भी क्या हो रहे हैं? गलत हो रहे हैं। अब मैंने आपको यही कहा
कि 2 बार अपन यहां समझ रहे हैं, 1-2 बार आप जाके रिवाइज कर लो। कुछ उसमें ऐसे किताब लेके बैठने वाला काम ही नहीं है, खाली वीडियो ही तो देखना है। एक बार देख लो, बाकी कान में अगर सुनोगे, ईयरफोन लगा के लाओ, कुछ भी करते रहो, खाना बनाते बनाते छोड़ दो मोबाइल को। और कौन सी क्वालिटी में देखना है, 144 में देखो ना, आवाज आनी चाहिए, इतनी बुरी भी नहीं आती होगी 144 में, सोच तो पड़ जाती होगी क्या कह रहा हूं। बस तो ऐसे रिवाइज करो, आपकी सुविधा के लिए ये सेशंस। ए वाला सही है, सर्पाकार है हमारी गैलेक्सी, उसका आकार सर्पाकार है। डी बिल्कुल सही। पृथ्वी के ही समान अपने अक्ष पे झुका हुआ है, मौसम पाए जाते हैं। पृथ्वी के बाद अगर जीवन की सबसे ज्यादा संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं तो किस ग्रह पर? अब देखो, हमने ज्योग्राफी बहुत आसान लेवल में लैंग्वेज में समझा है, बट एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे ना तो इतनी गंदी लैंग्वेज आएगी, डील करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, गंदी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इस वजह से आपको समझ में नहीं आता कि कहना क्या है चाह रहा है एग्जामिनर। वर्क करना इस पे, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है। फैक्ट्स अच्छे से याद होंगे ना, कोई भी क्वेश्चन है तुरंत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऑप्शन नहीं है ना, ध्यान से, ये तो जानकारी है, ऑप्शन ये है नीचे। ए वाला मतलब आप ये कह रहे हैं न्यूक्लियर संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से ऊर्जा प्राप्त होती है किसी भी तारे पर, यही कह रहे हो ना बॉयज? सही है कि गलत? सही है। 1 और 2 ऑप्शन क्या है सही। किसी भी तारे पर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है, तो नाभिकीय संलयन तो बिल्कुल नहीं हो रही, मतलब नाभिकीय विखंडन तो बिल्कुल नहीं हो रही। क्या हो रही है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो ये 4 तो गलत है, गलत है ना 4। यहां पे भी है 1 और यहां पर भी है 1। अब हमें देखना है दूसरा ऑप्शन सही है कि नहीं है। केमिकल रिएक्शन, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है क्या किसी भी तारे पर? नहीं, तो ये भी 3 ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बचा क्या? ए, गुरुत्वीय संकुचन भी हो रहा है। मैंने आपको बताया था किसी भी तारे पर जो गैसें होती हैं वो बहुत अत्यधिक होती हैं, तो उन गैसों की वजह से सेंटर में अत्यधिक ताप होता है और दाब होता है, जिसकी वजह से क्या स्टार्ट हुई है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो 1 और 2, मतलब 1 और 2 ऑप्शन सही है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? ए, 1 और 2। कितने लोगों का सही था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान से, है ना? क्या पूछा है? जो सुमेलित नहीं है, गलत। डी वाला बिल्कुल, ये गलत है। सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह कौन सा है? मंगल तो नहीं है, शुक्र है। शुक्र अपने अक्ष पे सबसे धीरे धीरे घूम रहा है। या अगर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो सबसे धीरे कौन घूम रहा है? सबसे लंबे समय किसे लग रहा है? नेपच्यून को। तो वो तो है नहीं ऑप्शन में, इसीलिए कौन सा आंसर? डी वाला गलत है। क्या पूछा था? गलत। बाकी तीनों जो पॉइंट है वो क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लूटो, अभी मैंने बताया 8 ग्रह हैं अब, क्योंकि प्लूटो को क्या है, ग्रहों की परिभाषा से क्या कर दिया गया है? बाहर। क्या है अब ये प्लूटो? बौना ग्रह। चलिए बॉयज का नंबर आ गया।
मतलब बताएंगे कि नहीं बताएंगे आज? बी वाला। ओके, बी गलत है। कौन सा सही है? ए, यूरी गागरिन। रशिया के थे ये, यूएसएसआर, है ना। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डी वाला, सैटर्न मतलब शनि। इंग्लिश में नाम याद कीजिए, है ना। हर ग्रह का एग्जाम में होगा कभी कभी कि इंग्लिश नाम ही आएगा, हिंदी आएगा ही नहीं। शनि सबसे ठंडा है, ऑप्शन ए। सबसे ठंडा कौन सा है? वरुण। तो हिंदी नाम याद नहीं है आपको इंग्लिश नाम के साथ, या दोनों नाम याद करना इतना कोई टफ नहीं है, दिक्कत आएगी। आंसर याद था बट सिर्फ इंग्लिश की वजह से दिक्कत आ गई। हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव होता है, इस चीज को एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, बढ़े आगे। डी वाला बिल्कुल सही है। निहारिका, नेबुला सौर मंडल का भाग नहीं है, है ना। निहारिका क्या है? नेबुला प्रोसेस नहीं है, स्टेज है। हाँ, किसी भी तारे का निर्माण किससे होता है? निहारिका से। गैस और धूल के बादल को क्या कहा जाता है? निहारिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। हीलियम गलत जवाब। नाइट्रोजन। क्या मिस्टेक हुई? इसलिए रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, टाइम लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। मंगल मंगल, ये तो एक सॉन्ग है ना। तो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। चलिए नेक्स्ट, जिनका नंबर है जल्दी जल्दी। ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, भूमध्य रेखा पर, हालांकि आउट ऑफ द बॉक्स है, इसके पहले कहीं बोला था, लास्ट क्लास से क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं आई? ओके। बुध बुध, शुक्र शुक्र, बुध, ठीक है। बुध गलत जवाब है, शुक्र सही है। सबसे गर्म पूछा है तो कौन है? शुक्र। रिवीजन ना करने का परिणाम है ये। जिनके आंसर्स गलत हुए ना, बेसिकली समझ जाओ, आपको एटलीस्ट 2 बार रिवाइज करना था। कितनी बार? 2 बार। और या तो नोट्स बना लो, नोट्स की सख्त जरूरत है आपको। अगर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हो तो नोट्स बना लो, कागज में लिख लो, उन कागज में लिखी हुई बातों को लिख के रख लो, भले फिर भी आप रिवाइज नहीं करोगे, मुझे मालूम। ठीक है, आपकी रग रग से आपके खून में। बढ़े आगे। मन मान जाएगा कि हाँ लिख लिया है हमने, नोट्स बना लिए। सटीक समय पूछा है, सटीक बताना भाई, एकदम सटीक जवाब। अरे जिनका नंबर है सी, सही है क्या? बिल्कुल सही जवाब। आप जीतते हैं 0 रुपए। सूर्य के गिर्द देखो कितनी अच्छी हिंदी है ना। बताओ बताओ। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में अधिक समय लेता है, किन की तुलना में? इन तीनों ग्रहों की तुलना में, क्योंकि ये सबसे दूर है इन तीनों में से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सन, सूर्य,
पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा पूछा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? सूर्य। कौन सा है? सूर्य। ओके, ध्रुव तारा तो बहुत दूर है, ठीक है। सीरियस सबसे चमकीला तारा है। ओके, और लकी पर्सन। 4 क्वेश्चन एक साथ। यहां पे भी वही है, कूट बताना है सही। ए के सामने क्या आएगा, बी के सामने क्या आएगा, सी के सामने और डी के सामने। कौन सा? हाँ, नहीं सीक्वेंस में जमाना, ऑप्शंस गलत है हालांकि। देखो ए के सामने अपन तो डायरेक्ट देख लेते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, मतलब ये 2 है ना, ये 1। फिर सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान का ग्रह शनि है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। ये पूछा है क्या? नहीं, क्या पूछा है? लैंग्वेज देखो, सूर्य से दूसरे स्थान पर, सूर्य से दूसरे स्थान पर मतलब बुध के बाद कौन आता है? शुक्र। फिर सूर्य के निकटतम ग्रह, तो वापस से क्या आएगा? बुध। डी का आंसर भी क्या होगा? बुध। यही है। अब कुट वैसे नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पहला क्या कहा जाता है? उल्का। गलत है। उल्का पिंड कहा जाता है। गलत है। किसका उत्तर? मंगल और बृहस्पति के बीच में, ग्रह के बीच में जो परिक्रमा करते हैं वो एस्टेरॉइड्स हैं, शुद्ध ग्रह। क्या कहते हैं उन्हें? शुद्ध ग्रह। पत्थर हैं इस बिल्डिंग के आकार के, जो घूम रहे हैं सूर्य के चारों ओर। कितना इजी क्वेश्चन है। अगर ये भी आप गलत करके आ रहे हो ना, तो लिटरली मैं बता दूं, आप लोग नौकरी प्राप्त नहीं करना चाहते। आपको चाहिए ही नहीं नौकरी। आप ये कह रहे हो गवर्नमेंट से कि हम तो परीक्षा टाइम पास के लिए दे रहे हैं। अगर आप इतने इजी क्वेश्चंस भी गलत कर रहे हो तो आपकी नौकरी इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि आप नहीं चाहते हो, बस, और कोई कारण नहीं। ना तो इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई कमी रह रही है, ठीक है, ना ही मटेरियल में कोई दोष है। गलती है आपकी अब 100%। आप नौकरी नहीं लगाना चाहते, इसलिए नहीं नौकरी लग रही, बस, और कोई कारण नहीं। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है? अब पहले तो मंगल और यूरेनस है, तो यूरेनस कौन है भाई साहब, वो पता होना चाहिए आपको। देखो दोस्त की नौकरी लगे नहीं लगे, अपनी लगे नहीं लगे, सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि चलो मेरी नहीं लगी तो दोस्त की भी नहीं लगी। ऐसे एंजॉय करो। अच्छा तेरा नंबर है। बी ऑप्शन, जुपिटर और शनि के बीच में है ना, मतलब अरुण और मंगल के बीच में ये 2 ग्रह होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा। टाइटन किसका सैटेलाइट है? बताइए भाई। मंगल का नहीं है, शनि का है। किसका है? शनि का। रिवीजन नहीं कर रहे, फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि व्यू कहां से आ रहे हैं। मैं तो ये समझ के चल रहा हूं कि 10-20 लोग देख रहे हैं, वो आप लोग ही हैं, और आप में से लग रहा है कि मुझे आप ही नहीं देख रहे हो, तो पता नहीं मैं वीडियो किसके लिए बना रहा हूं। रिवीजन नहीं कर पा रहे, दिक्कत है।
ए वाला गलत है। 365 दिन और कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे, मतलब वो 24 घंटे का 25% होता है। तो 365 दिन दशमलव 25 डेज में एक परिक्रमा पूरी करता है पृथ्वी किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर। इजी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो